नमस्कार दोस्तों। आजकल यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, गूगल पे, जहाँ वेस्टर्न कंट्री में बड़ी एक चर्चा चल रही है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप मन चाहा अपने बॉडी का वेट डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पतले हो सकते हैं। आप डायबिटीज़ टाइप 2 को कंट्रोल कर सकते हैं, आप कैंसर जैसे रोगों से निजात पा सकते हैं और पता नहीं क्या क्या। जब मैंने भी इस इंटरमिटेंट फास्टिंग को स्टडी किया तो मैं ये जानकर हैरान हो गया कि हमारे ही भारतवर्ष का कल्चर, हमारे ही भारत की संस्कृति से लिया हुआ नाम चेंज करके हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अरे हमारे बुजुर्ग लोग तो हजारों सालों से अपनी दिनचर्या में ये करते थे इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने तो खुद अपने दादी को, अपने पिताजी को देखा है इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हुए। तो आप भी सोच रहे होंगे कि क्या भला है ये इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये कुछ और नहीं है, ये वही हमारे उपवास व्रत जो हम करते हैं, इसी का नाम हो गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। इस इंटरमिटेंट फास्टिंग आपको बता दूं, इसमें क्या बताते हैं कि आपने 24 घंटों में सिर्फ 8 घंटे के अंतराल के बीच में ही अपना ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर करना है और उसके बाद 16 घंटे आपने कुछ भी नहीं लेना है। जहाँ आपने सिर्फ 4 घंटे ही खाना है ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, और उसके बाद आपने 20 घंटे फास्ट करना है। जहाँ अगर आप अल्टरनेट डे में करना चाहे तो एक दिन आप खा सकते हैं, एक दिन आप फास्ट रख सकते हैं। जब लंबा करना चाहे तो 5 दिन आप भोजन कर सकते हैं, 2 दिन आपने फास्टिंग करनी है। और उस फास्टिंग में सिर्फ आप तरल पदार्थ, जहाँ बड़े लो कैलोरीज के फूड आप ले सकते हैं। ये है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैं तो हैरान हो गया कि हमारे बुजुर्ग हजारों सालों से इसको कर रहे थे। हमारा हिंदुस्तान का कल्चर ही यही था, 2 टाइम खाना खाना। ये तो उन्होंने तो कोई शोर नहीं मचाया कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग। मैंने खुद अपने दादी को, अपनी पिताजी को देखा है, वो सुबह का ब्रेकफास्ट 12 बजे के करीब करते थे पूजा आदि करने के बाद, और शाम का खाना 8 बजे से पहले खा लेते थे। बाकी फास्टिंग होती थी, कितने घंटे की होगी? लगभग 16 घंटे की फास्टिंग हो गई। जहाँ हमारे बंगल में एक पंडित जी रहते थे, वो जब भी मंदिर आते थे उस टाइम लगभग 1 या 2 बजे का टाइम होता था। कभी कभी हम उनसे पूछते थे कि आपने कुछ नहीं खाया, तो वो कहते थे नहीं, मैंने सिर्फ पानी पिया है, जहाँ कभी कभी लस्सी पी लेता हूँ। तो वो 2 बजे खाते थे और 8 बजे अपना डिनर करते थे, और उसके बाद वो तो हो गई 18 से 20 घंटे की फास्टिंग। तो ये हमारी ही हिंदुस्तान की संस्कृति की जो फास्टिंग, जो व्रत या उपवास जो हैं, ये मीडिया में बन गया इंटरमिटेंट फास्टिंग। अभी भी आपको हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे योगी, ऐसे सन्यासी मिल जाएंगे जो दिन में सिर्फ 1 बार भोजन करते हैं। हमारे आयुर्वेद में लिखा हुआ है, 1 बार खाए सो जोगी, 2 बार खाए सो भोगी, बार बार खाए सो रोगी। तो हमारे भारत में था ही दिन में 2 समय भोजन करने का प्रचलन। ये तो जब बाहर से लोग हिंदुस्तान में आए तो हमारे भारतीय भी उनको देख के, जब उनको ज़्यादा लाइक समझ के, ये भी उनकी तरह बार बार खाना शुरू। हमारे पूर्वज तो रोज़ाना इंटरमिटेंट फास्टिंग करते थे। अगर उनकी महीने की दिनचर्या देखें, उसमें अगर फास्टिंग आपको गिनाएं तो महीने के पहले दिन, जिस दिन संक्रांत होती है, उसी दिन फास्ट करते थे। और उसके 14 दिन के बाद पूर्णिमा आती है, उस पूर्णिमा में भी व्रत करते थे। और इन दोनों के बीच में 10+1 मीन 11वें दिन आ जाती है हमारी एकादशी, और उस एकादशी के दिन की भी व्रत होता था। और अगले 14 दिन देखें, पूर्णिमा के 11 दिन बाद दोबारा एकादशी, और उसके बाद अमावस्या या संक्रांत, मीन महीने के 5-6 दिन जो फास्टिंग होती थी। और बीच में कभी कभी और व्रत, शिवरात्रि, जन्माष्टमी, करवा चौथ वगैरह भी आ जाते थे। अगर लंबी फास्टिंग की बात करें तो हमारे नवरात्रे ले लें, 6 महीने के बाद हम करते थे लंबी फास्टिंग, 9 से 10 दिन के व्रत हम करते हैं। तो अगर मैं आपको लंबी फास्टिंग के लाभ बताऊं तो आप जानकर हैरान हो जाएंगे। अगर मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो घर में अगर कोई व्रत करता था तो मैं उसको बड़ा मिथ्या मानता था। मैं सोचता था कि भगवान व्रत करने से खुश नहीं होते, वो तो अच्छे कर्म करने से खुश होते हैं। लेकिन जैसे मैंने आयुर्वेद को स्टडी किया
तो अब तो जब भी मेरे को मौका मिले मैं व्रत करता हूँ, इवन के ये नवरात्रों के लंबे व्रत भी करता हूँ। अब ये लंबे व्रत के फायदे क्या हैं, तो नवरात्रों के व्रत की बात करें तो साल में 2 बार, एक शरद ऋतु में मीन सितंबर और अक्टूबर माह में, और एक आते हैं हमारे चैत्र नवरात्रे। अगर हम शरद नवरात्रों की बात करें जो कि सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु जो कि 15 सितंबर से 15 नवंबर तक होती है उसमें आते हैं। तो ये शरद ऋतु जो है ये बरसात के बाद आती है, और इसके बाद आती है हमारा विंटर सीजन, हेमंत या शिशिर ऋतु। तो बरसात के दिनों में हमारे शरीर का बल दुर्बल हो जाता है, हमारे शरीर में पित्त इकट्ठा हो जाता है, और जो शरद ऋतु जब आती है तो ये पित्त जो है ये कुपित होकर पित्त के रोग, बुखार, स्किन के डिजीज, जॉन्डिस, बड़े सारे रोग उस ऋतु में होते हैं। आयुर्वेद में शरद ऋतु को रोगों की जननी कहा गया है। अगर आप सितंबर अक्टूबर के महीने में डॉक्टरों की दुकानों पे देखें तो सबसे ज़्यादा रश आपको उन दिनों में मिलेगा। तो ये कहते हैं कि शरद ऋतु के नवरात्रों में व्रत करके आप उस पित्त का नाश कर सकते हैं, उन रोगों से आप बच सकते हैं। और शरद ऋतु के बाद जो आने वाली ऋतु है वो हमारा विंटर सीजन, उसमें 2 ऋतु आती हैं, शिशिर और हेमंत ऋतु, 15 नवंबर से लेकर 15 मार्च तक। और आयुर्वेद में ये 2 ऋतुएं साल में सबसे श्रेष्ठ मानी गई हैं, और इन ऋतुओं में आप मन चाहा शरीर का बल जो है वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस ऋतुओं में आप कुछ भी खाएं वो पचेगा। आयुर्वेद तो कहता है कि इस ऋतु में आप पत्थर भी खाएंगे तो वो भी पच जाएंगे। मीन आप जितने भी गरिष्ठ भोजन हैं, ड्राई फ्रूट, फैट्स या कुछ भी आप इन ऋतु में खा सकते हैं, जिससे हमारा बल बढ़ सकता है, क्योंकि उन ऋतु में बढ़ाया हुआ बल पूरा साल शरीर का साथ देता है। अब बल को बढ़ाने से पहले उस शरीर में से पित्त का नाश तो करना है, उस दोष जो हैं उनको बैलेंस करना है। तो उनको बैलेंस करने के लिए ये शरद नवरात्रों के लंबे व्रत, लॉन्ग फास्टिंग अगर आप करते हैं तो आपकी बॉडी जो है बिल्कुल रिन्यू हो जाएगी विंटर सीजन के लिए। अब अगर मैं बात करूं चैत्र नवरात्रों की, जो कि मार्च के एंडिंग में या अप्रैल में आते हैं, जो अभी चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, इसमें ये आते हैं विंटर सीजन के बाद और बसंत ऋतु में आते हैं। सर्दियों में ये हैवी फूड खाने से हमारे शरीर में कफ इकट्ठा हो जाता है, और जैसे ही बसंत ऋतु मार्च के महीने में या अप्रैल में सूरज का ताप बढ़ता है तो ये कफ पिघलने लगता है, और बड़े सारे कफ के रोग, खांसी, जुकाम, नज़ला, टीबी, इवन के कोरोना वायरस आप देख रहे हैं। पिछले साल भी अप्रैल और मई के महीने में कोरोना वायरस बढ़ा था, अब भी बढ़ रहा है। ये कफ के रोग बढ़ जाते हैं। तो अगर आप लंबे व्रत करते हैं तो शरीर से कफ का नाश हो जाता है। आयुर्वेद में लिखा है कि जो कफ वृत्ति के लोग हैं, जब शरीर में कफ बढ़ जाए तो हमें लंबे व्रत करने चाहिए, जिससे कफ का शरीर से नाश हो जाता है। और वैसे भी जो आने वाली ऋतु है, गर्म ऋतु है, उसके लिए भी हमें अपने शरीर को तैयार करना है। तो व्रत करके आप आने वाली ऋतु के लिए भी इस शरीर को तैयार कर सकते हैं। लेकिन व्रत कैसे करने हैं, फास्टिंग कैसे करनी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे आजकल हमारे वेस्टर्न कंट्री के लोग कह रहे हैं कि फास्टिंग में आपने लो कैलोरी लेना है, पानी पी सकते हैं, नींबू पी सकते हैं, कावा पी सकते हैं, सॉलिड पदार्थ कुछ नहीं खाना है। तो ऐसे ही आपने अगर छोटे व्रत रखते हैं 1 या 2 दिन का, तो आपने लिक्विड पदार्थ ही लेने हैं, जूस, पानी, नींबू पानी, नारियल पानी ही लेना है। लेकिन अगर आप लंबे व्रत रखते हैं तो लंबे व्रत में आप अगर एक टाइम का खाना खाना चाहे या फलवार खाना चाहे तो खा सकते हैं, लेकिन देखें फैट्स बिल्कुल बंद करें। हमने अपनी एक वीडियो डाली है कि शरद नवरात्रों में व्रत के लाभ, उसमें हमने बताया है कि शॉर्ट व्रत या लंबे व्रत में आपने क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये भारत की संस्कृति अगर आप इसको स्टडी करें तो शत नमन करेंगे आप इसको। हमारा ही कल्चर जो है वेस्टर्न कंट्री वाले अपना रहे हैं और हम इससे पीछे होते जा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लंबे व्रत करें या छोटे व्रत करें, लेकिन व्रत को प्रॉपर ढंग से करें। ठीक है, अगर आप इसका पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो व्रत को बड़े ढंग से करें और माता रानी का आशीर्वाद भी पाएं।
और अपने शरीर की रक्षा भी करें। जय हिंद, जय भारत।